हेलो। तो बेटा आज अपना केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग, है ना। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा इस चैप्टर के बारे में, है ना। ये चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है शायद ही कोई और चैप्टर होगा। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप हर जगह केमिस्ट्री में देखते ही होंगे, है ना बेटा। ठीक है, तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये केमिकल बॉन्ड क्या है, पहले इसकी अपन डेफिनेशन समझते हैं बच्चों, है ना। कि डेफिनेशन समझते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले देखो बॉन्ड की अगर एक बात करें तो आप ऐसे सोचिए, का आपके पेरेंट के साथ बॉन्डिंग है। बोलो बच्चों, आपकी आपके पेरेंट के साथ बॉन्डिंग है ना बच्चों। होता है कि आपके फ्रेंड के साथ बॉन्डिंग है, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है ना, फ्रेंडशिप सर्कल है, उसमें आपकी बॉन्डिंग है कि नहीं है। बॉन्डिंग का मतलब कतई ऐसा नहीं है कि दो एटम के बीच में कोई रस्सी बंधी हुई हो। क्या आपके आपके पेरेंट्स के साथ कोई रस्सी बंधी हुई है क्या? हाँ? कोई रस्सी से बांध रखा है क्या? नहीं बांध रखा ना। होता है बच्चों, एक फीलिंग वाली बात है, होती है कि नहीं होती। तो केमिकल बॉन्ड एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि ऐसा फोर्स कोई भी ऐसा फोर्स, जैसे देखो बच्चों सुनो, सपोज जैसे मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूं, ये मेरे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। अब इनके बीच में यहाँ कोई ऐसा फोर्स है जो इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स में क्या कर रहा है, आपस में इनको होल्ड किए रख रहा है एक साथ। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल, इसमें दोनों क्लोरीन एटम को, सपोज जैसे ये NaCl है, तो इन दोनों को आपस में होल्ड किए हुए रख रहा है बच्चों। तो बच्चों जैसे मेरे पास ये है कि नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो इनके बीच में ऐसा जो भी फोर्स जो इनको आपस में क्या कर रख रहा है, इनको बांधे हुए रख रहा है, इनको होल्ड किए हुए रख रहा है एक साथ। समझ आ गया मामला? बोलो बच्चों। अरे बच्चों, आपने देखा होगा कि कोई ऐसा फोर्स होगा ना जो हमारे परिवार को आपस में बांधे हुए रखता है। बोलो बच्चों। अरे परिवार को बांधे हुए रखता है, सोसाइटी को बांधे हुए रखता है ना, होल्ड करके रखता है। तो अब देखो बच्चों, डेफिनेशन क्या बनी, देखो बच्चों सुनो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स which is responsible for holding of two atoms together in a stable form। बोलो बच्चों, ये बात समझ आएगी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज रेस्पॉन्सिबल, है ना, फॉर होल्डिंग ऑफ टू एटम्स टुगेदर इन ए स्टेबल फॉर्म। अब देखो बच्चों सुनो, अब ये जो है ना, ये बॉन्ड बनता क्यों है, ये हमें सीखना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट मैं हेडिंग डालता हूं बच्चों, रीजन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, रीजन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो इसको समझते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो सुनो, सबसे पहले तो एक बात बताओ बच्चों, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, क्या होता है बच्चों? चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है वो अपन किस कॉन्सेप्ट से निकालते हैं बच्चों, बताओ। आपको याद होगा कुलाम्स लॉ से निकालते हैं, कुलाम्स लॉ से निकालते हैं बच्चों। तो देखो आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, एफ के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। पढ़ते हैं बच्चों, पढ़ते हैं, है ना।
अब देखो बेटा, ये फोर्स है, तो मान लीजिए मुझे अगर एनर्जी निकालनी हो तो मैं ऐसा कह सकता हूँ F इंटू आर। बोलो, बोल सकते हैं बच्चों? बोलो, बोल सकते हैं क्या? तो यहां से देखो बच्चों, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये देखिए कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो एनर्जी आई है ना, वो ये आई बच्चों, देखो K Q1 Q2 ये आई बच्चों। अच्छा, ये जो एनर्जी है बच्चों, इस एनर्जी को अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इसके आगे मैंने ये माइनस लगाया है। अब ये माइनस क्यों लगाया है, इसी को अपने को डिस्कस करना है बच्चों, ठीक है ना? माइनस क्यों लगाया है करना चाहूंगा, ठीक है बच्चों? देखो एक बात हो बच्चों, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्शन, तो बच्चों एनर्जी क्या होगी? बोलो बच्चों, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी ना, रिलीज होगी बच्चों। अब जब एनर्जी रिलीज होगी तो रिलीज होने वाली एनर्जी के लिए अपन क्या लगाएंगे? रिलीज होने वाली एनर्जी के लिए हम क्या लगाएंगे? नेगेटिव लगाएंगे, लगाएंगे बच्चों। कंफर्म सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब मुझे एक बात हो बच्चों, एक एटम में आपको एक बात पता होगी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होगी? अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होगी बच्चों? एक तरह से एनर्जी रिलीज होगी, होगी बच्चों, होगी, या एनर्जी डिक्रीज होगी, ऐसा कह सकते हैं। तो डिक्रीज होने वाली चीज को अपन किससे दिखाएंगे? डिक्रीज होने वाली चीज को अपन नेगेटिव से दिखाएंगे, ठीक है बच्चों? तो देखो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, अपन ये बोलेंगे कि हियर नेगेटिव साइन indicates force of attraction between nucleus and electron, ठीक है बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब एक बात सुनो बच्चों, देखो सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि हमारे पास जितना ज्यादा अट्रैक्शन है ना बच्चों, तो बताओ बच्चों एनर्जी उतनी कम होगी ना? बताओ बच्चों, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा एनर्जी उतनी कम हो जाएगी ना? अरे बच्चों समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। देखो ये देखिए इधर, ये जो मेरे हाथ में एक पेन ले रखा है, अगर मैं अंगुली हटाऊंगा ये गिरेगा ना? गिरेगा ना बच्चों? क्यों गिर रहा है बताओ? बताओ ये क्यों गिर रहा है? अरे इसकी एनर्जी ज्यादा है। देखो बच्चों, ये मान लीजिए यहां से ये प्लेन है, इसकी हाइट ये होगी h, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना mgh, पढ़ते हो बच्चों फिजिक्स में फॉर्मूला mgh, है ना? पढ़ाई होगा, 9th 10th में पढ़ाई होगा। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, अब बोलो ये गिरेगा क्या? अब ये गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा ना? क्यों नहीं गिरा? बताओ बच्चों क्यों नहीं गिरा? क्योंकि देखो बच्चों एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई ना। देखो अभी इसका बहुत सारा पार्ट मेरी हथेली को टच कर रहा है, बहुत सारा पार्ट कर रहा है ना, और जब ये ऐसे था तो सिर्फ इतना सा पार्ट इसका हथेली को टच कर रहा था, ये तो कर रहा था ना। तो मुझे बताओ ये बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों। तो देखो अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा एनर्जी कम होगी। अब देखो अपन ये भी कह सकते हैं कि अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो बच्चों अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, अपन कह सकते हैं बच्चों स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, होगी। बोलो बच्चों, अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी कम, अट्रैक्शन ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि रिपल्शन जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी बढ़ेगी ना? बढ़ेगी बच्चों? रिपल्शन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। बोलो बच्चों, आप बताओ, जब लड़ाई होती है तो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है?
बोलो बच्चों, जब लड़ाई होती है तो अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है? रिपल्शन होता है। दिमाग गर्म होता है? दिमाग गर्म होता है बच्चों, तो एनर्जी बढ़ जाती है ना, एनर्जी बढ़ जाती है बच्चों। कहता है ना, दिमाग खराब मत कर मेरा, वैसे ऑलरेडी खराब है, होता है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब मान लो अगर मैं इस तरह से, देखो बेटा ये दो एटम ले रहा हूं आपके सामने, इनको समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, ये इन दोनों की न्यूक्लियस है, ठीक है बच्चों, और ये इन दोनों के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ दोनों की न्यूक्लियस और यहाँ दोनों के इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो मुझे बताओ कि दोनों एटम की न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, बताओ बोलो। दोनों के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? देखो सिमिलर है तो कंफर्म है बच्चों, रिपल्शन ही लगेगा। यहां भी क्या लगेगा? यहां भी रिपल्शन लगेगा, लगेगा बच्चों। अच्छा, अब एक की न्यूक्लियस है ना बच्चों, और दूसरे का अपन क्या ले सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो वहां लगेगा अट्रैक्शन, लगेगा बच्चों। अब देखो मेरी बात सुनो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो बच्चों सुनो, जैसे ये इसके बीच और ये इसके बीच, ठीक है। तो देखिए यहाँ रिपल्शन है, यहाँ रिपल्शन है, और यहाँ अट्रैक्शन है बच्चों। दो तरह के फोर्स हैं। अब देखो बच्चों सुनो, अब जो रिपल्शन है ना और जो अट्रैक्शन है, इनमें ना एक बात बहुत ही काम की समझने की है। देखो रिपल्शन फोर्स में क्या काम की बात समझने की है, रिपल्शन फोर्स कब आपका ज्यादा इफेक्टिव होगा? जब वो क्या हो, जब वो शॉर्ट रेंज में हो, या आप ये कह सकते हो, इसको शॉर्ट रेंज के बजाय ऐसे लिखो, ज्यादा इजीली समझ में आएगा, कि आपकी बहुत ही कम डिस्टेंस हो जाए, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। और अट्रैक्शन क्या लगेगा, है ना, अपन ये बोल सकते हैं एक्सेप्ट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, है ना। बाकी सब पोजीशन में कौन सा फोर्स लगता रहेगा? अट्रैक्शन फोर्स। एक बात बताओ बच्चों, लड़ाई कब होती है? जब कोई आपके सर के ऊपर आके चढ़ जाए तभी तो होती है ना, उससे पहले लड़ाई हो जाती है? बोलो बच्चों, आप किसी को धक्का कब देते हो, किसी से रिपल्शन तब होता है ना जब आपके एकदम सर पे चढ़ने लग जाए, उससे पहले तो धक्का नहीं देते ना। चाहे आपका दुश्मनी क्यों ना हो, चाहे आपका दुश्मनी क्यों ना हो, आप उसको धक्का थोड़ी ना दोगे। आप खड़े हो, वो आपसे 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है तो खड़ा है, लेकिन एकदम ही सर पे चढ़ जाए तभी धक्का लगेगा ना। अब देखो बच्चों एक बात सुनो, ध्यान से समझना। देखिए सपोज ये मेरे पास दो पार्टिकल है, ठीक है बच्चों, ये दो पार्टिकल, ऐसा मान लीजिए कि अभी ये दोनों पार्टिकल, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। अब ये दोनों पार्टिकल कौन सी डिस्टेंस पर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब समझिए बच्चों, आर की वैल्यू इनफाइनाइट हुई। जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट हुई, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई कि नहीं हुई? पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई, बोलो बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे ये पार्टिकल ये पास पास आएंगे, आएंगे बच्चों, जैसे जैसे ये पार्टिकल पास पास आएंगे, तो बताओ शॉर्ट, आप अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस को छोड़कर, है ना, बाकी हर डिस्टेंस पे कौन सा फोर्स काम करेगा? बोलो बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स ना। तो देखो बच्चों, आप अब अभी इसकी क्या कर रहे हो, डिस्टेंस कम कर रहे हो। जब डिस्टेंस कम कर रहे हो बच्चों, तो मुझे बताओ, कंफर्म सी बात है, पास पास आ रहे हैं, तो बताओ बच्चों, इनमें अट्रैक्शन बढ़ रहा है? अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना बच्चों। अच्छा, अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना बच्चों, अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है,
तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। बोलो बच्चों, क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या बच्चों? बोलो, बोल सकते? अब मुझे बताओ, सपोज ये करते करते ऐसी कंडीशन में आ गए बच्चों, अभी भी बताओ क्या हो रही है? इनके बीच डिस्टेंस कम हो रही है, कंफर्म सी बात है बच्चों। अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम ही हो रही है ना? अब कम होते होते एक ऐसी स्टेज आ गई, देखो बच्चों, आ गई जहां पर ये बॉन्ड बन गया बच्चों, समझ में आया? तो अब देखिए बेटा, इस कंडीशन में अपन क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। इस कंडीशन में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये दोनों बराबर हो गए, है ना बच्चों? क्यों? क्योंकि अब जैसे ही डिस्टेंस आपकी छोटी होती जाएगी तो कौन सा फोर्स भी पिक्चर में आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे? बोलो बच्चों, अब कौन सा फोर्स धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा? रिपल्सिव फोर्स। तो अभी ये वो डिस्टेंस है जहां पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों इक्वल हो गए, ठीक है? इस स्टेज को बच्चों अपन क्या बोलते हैं? इस स्टेज को बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। समझ आ गया? अच्छा, इसको अपन देखो बेटा एक ग्राफ से समझना चाहेंगे। देखो बेटा, ग्राफ से कैसे समझेंगे, समझने की कोशिश करो बच्चों आप। देखिए, ये लिया मैंने बेटा, ठीक है? इधर मैंने ले ली पोटेंशियल एनर्जी, इधर ले ली मैंने डिस्टेंस, ये मैंने ले लिया 0, ठीक है बच्चों? ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। अब मान लीजिए कि ये जो आपके मॉलिक्यूल यहां पर कहीं थे, है ना, इसके ये दोनों एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे, ठीक है बच्चों? अब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जब थे तो बोलो बच्चों, एनर्जी क्या होगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। 0 होगी बच्चों, ठीक है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। मतलब यहीं से ग्राफ स्टार्ट करो। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे ये एटम एक दूसरे की तरफ आएंगे, है ना, आप ऐसे करो, थोड़ा इसको और दूर दिखा दो ताकि आपको आगे ऐसे दिखा दे। अब बताओ, जैसे जैसे ये एटम एक दूसरे की तरफ आएंगे तो पहले कौन सा फोर्स पिक्चर में आता है? बोलो बच्चों, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन आता है। अट्रैक्शन से क्या होगा बच्चों? एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज? अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज होगी। तो पहले क्या थी बच्चों? पहले एनर्जी क्या थी? 0 थी। 0 से डिक्रीज होने का मतलब नेगेटिव की तरफ। तो ग्राफ कहां जाएगा? ग्राफ कहां जाएगा? नेगेटिव में जाएगा ना, नीचे की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट कर दे तो करो बच्चों, ये डाउनवर्ड शिफ्ट होता गया, देखो बच्चों, ये डाउनवर्ड ग्राफ इस तरह से शिफ्ट होता जाएगा, होता गया बच्चों। अब देखो, सपोज जैसे वो यहां पहुंच गए, ठीक है, फिर वो इस स्टेज में आ गए, हो गया बच्चों? आई बात में? अब देखो, अब क्या होगा? अब ये जो डिस्टेंस है, यहाँ बॉन्ड बन गया बच्चों इनके बीच में, ठीक है? तो ये वाली पोजीशन क्या है कि जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों क्या है? बराबर है। बोलो बच्चों, और इसी स्टेट को हमने क्या नाम दिया था? इक्विलिब्रियम स्टेट बोला था। अच्छा, अभी जो दोनों एटम है बच्चों, इनके न्यूक्लियस की बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ? इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों
बॉन्ड लेंथ बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं। जैसे देखो मैं अगर बात करूं, मान लो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन में जो बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है बच्चों 1.04 एंगस्ट्रॉम। कितनी आ रही है बच्चों? 1.04। अब मुझे बताओ, क्या अपन इस बॉन्ड लेंथ को इससे और कम कर सकते हैं क्या? क्या अपन इस बॉन्ड लेंथ को इससे और कम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते बच्चों। क्यों नहीं कर सकते बताओ, क्यों नहीं कर सकते? बोलो बच्चों। क्योंकि अगर आपने इससे और कम करना शुरू किया, अब आपको पता लग गया ना कि एक दूसरे के, कह रहे हो ना, सर पे चढ़ने लगे, एक दूसरे के माथे चढ़ने लग गए, तो कौन सा फोर्स बोलो बच्चों काम आने लग जाएगा? रिपल्सिव फोर्स। और रिपल्सिव फोर्स से वापस क्या होगा? वापस एक दूसरे को दूर फेंकने शुरू कर देंगे ना। तो देखो बच्चों, अगर आपने इसके बाद फिर कोशिश की तो बच्चों अब ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जाएगा। देखो बच्चों, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा बच्चों। ये बात सबको समझ में आई? ये ग्राफ जो गया ऊपर की तरफ, बोलो बच्चों। तो देखो बेटा, अपन यहाँ कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा था, ठीक है बच्चों। और फिर मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि यहां से लेकर यहां तक फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा इफेक्टिव है। बोलो बच्चों, क्या ये आपको समझ में आया? बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? आई बात समझ में? तो देखो बेटा, हमें रीजन लिखना था कि भैया रीजन ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या है। तो देखिए, अपन ऐसा कह सकते हैं कि जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे को कर रहे हैं, तो बोलो बच्चों सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई तो स्टेबिलिटी बढ़ी ना। जब पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो रही है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि देखिए बच्चों, अपन ऐसा बोलेंगे कि व्हेन two atoms approach to each other, then potential energy of system decreases due to attraction, and at a definite point both atoms will form a bond, and in this condition force of attraction equal to force of repulsion, ठीक है ना? अपन कह सकते हैं, है ना? And this state is known as इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना बच्चों? बोलो समझ में आ गया? जब दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? इस बॉन्ड वाली कंडीशन को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। बोलो बच्चों, तो पहला रीजन समझ में आ गया? ये बॉन्ड का फर्स्ट रीजन हो गया, अपन कह सकते हैं फर्स्ट रीजन। अब देखो बच्चों सुनो, बात सेकंड की करते हैं अपन, ठीक है? सेकंड रीजन अपन लेते हैं,
देखिए बच्चों, मुझे कहता हूं कि अपन ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, नेचर में, इन नेचर ओनली inert gases are found in stable atomic form। बोलो बच्चों, नेचर में सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक फॉर्म में आपको कौन मिलती है? इनर्ट गैसेस ही मिलती है ना बच्चों, बाकी तो कोई नहीं मिलती ना, नहीं मिलती ना बच्चों, है ना? अपन ऐसा कह सकते हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, it means electronic configuration of inert gases is very stable। सही बात है। अब मुझे बताओ, जब इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो बोलो बच्चों, हर एलिमेंट क्या ट्राई करेगा? हर एलिमेंट क्या ट्राई करेगा? इस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की कोशिश करेगा ना? बोलो बच्चों, एक बात बताओ, जैसे आप लोग जो है वो डॉक्टरी इंजीनियर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो बताओ? आपको ऐसा लगता होगा ना कि डॉक्टर इंजीनियर की जो लाइफ है वो ठीक है, सेटल लाइफ है ना, स्टेबिलिटी है, दिक्कत नहीं आती, आगे जिंदगी आराम से निकल जाती है, ऐसा सोच के तो कर रहे हो? अरे ऐसा सोच के तो कर रहे हैं, बोलो बच्चों, बोलो। तो हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, क्यों देख के फॉलो कर रहे हैं? हम ये तो कर रहे हैं ना कि भैया लाइफ में लेटर ऑन क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, है ना? तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, ड्यू टू दिस रीजन, है ना, ड्यू टू दिस रीजन all atoms try to achieve nearest inert gas configuration, है ना? ऐसा कह सकते हैं बच्चों, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ मेरे को, जैसे अगर मैं बोलूं, देखो बेटा, ये हीलियम है, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन, है बच्चों। तो आपको पता होगा, देखो हीलियम में तो चलो अपन ये कह सकते हैं 1s2 है, बाकी जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं, है ना, इनका कॉन्फ़िगरेशन ये है NH2 NP6, है बच्चों। तो इसका तो देखो क्या बोला जाता है बच्चों, ड्यूप्लेट, और इसका क्या बोला जाता है, ऑक्टेट, ये बोलते हैं ना बच्चों, ड्यूप्लेट और ऑक्टेट, बोलो बच्चों, ऐसा ही बोलते हैं, ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। अब देखो बेटा सुनो, अब मुझे बताओ, जो आपका हाइड्रोजन है ना, या लिथियम है, वो किस जैसा बनना पसंद करेगा? हाइड्रोजन बताओ किस जैसा बनना पसंद करेगा? हीलियम जैसा। लिथियम बताओ किस जैसा बनना पसंद करेगा? हीलियम जैसा करना पड़ेगा। तो जैसे देखो बेटा सुनो, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये किस जैसा बनना पसंद करेंगे बताओ? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके आसपास की नई इनर्ट गैस कौन सी है? नियोन है बच्चों। ये इन जैसा बनना पसंद करेंगे ना, ताकि इनको लगे कि भाई हम इस जैसे बन गए तो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। कैसे? देखो बच्चों सुनो, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है बच्चों, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, समझ में आ रही है बात? अब मान लीजिए, आप ऐसे सोचिए कि एक गुल्फी है, वो 1 रुपए में आ जाती है ना, 1 रुपए में आ जाती है। अब दो ऐसे बंदे हैं जिनके पास, दोनों के पास 50 पैसे हैं, तो भैया जब दोनों के पास 50 पैसे हैं और दोनों अलग अलग लेना चाहे तो क्या वो ले सकते हैं क्या? अरे दोनों अलग अलग लेना चाहे तो ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना। लेकिन एक चीज हो सकती है कि दोनों मिलकर अगर वो कुल्फी ले ले, तो पॉसिबल है ना? तो पॉसिबल है बच्चों, बोलो। तो अब क्या किया, दोनों ने 50 पैसे मिला लिए, दोनों के जब 50 पैसे मिल गए तो कितना बन गया बच्चों? दोनों के 50 पैसे मिल गए तो कितने बन गए? 1 रुपया बन गया। और 1 रुपये में बोलो
वो कुल्फी आ जाएगी क्या? बस यही बात हमें यहाँ सीखनी है। तो बेटा देखो क्या हुआ, इन दोनों हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन का इस तरह से शेयरिंग कर ली, देखो होगी। अब देखो दोनों के पास एक तरह से बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जैसे दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हुए इसका मतलब वो हीलियम जैसे बन गए कि नहीं बन गए बच्चों? बन गई। अब देखो बेटा जैसे सुनो, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास आपको पता ही होगा इस तरह से, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 ही होते हैं ना, होते हैं बच्चों फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब हाइड्रोजन को तो 2 चाहिए, तो हाइड्रोजन तो देखो बच्चों इस तरह से कर लेगा, और फ्लोरीन को देखो ये हो गया मेरा बच्चों। तो इस सर्कल में अगर आप ध्यान दो तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और इस सर्कल में अगर आप ध्यान दो तो 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो बच्चों, सर्कल में काउंट करके देख लीजिए, क्या समझ में आ रहा है? अब देखो बेटा, ये जो आप इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हो है ना बेटा, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं पता है क्या? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं बच्चों लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, अब देखो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयरिंग में चले गए, जो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयरिंग में चले गए, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? उनको बोलते हैं बच्चों बॉन्ड पेयर, बोलते हैं क्या? और जो बिना शेयरिंग के पड़े हैं इस तरह से, जो बिना शेयरिंग के पड़े हैं, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बच्चों लोन पेयर। बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं लोन पेयर। सिंपल सी बात है, सबको पता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात हो बच्चों, जैसे मेरे पास ये ऑक्सीजन है बच्चों, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो बच्चों। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 होते हैं ना बच्चों? होते हैं। तो ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन करने, तो भैया कितने एक्स्ट्रा में चाहिए? बोलो 2 चाहिए ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी? कितने कितने इलेक्ट्रॉन? दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो ओवरऑल कितनी शेयरिंग होगी बच्चों? देखो बेटा सुनो, ये कुछ इस तरह से हो गया बच्चों। ये बात समझ में आ गई? आगे क्या क्लियर है क्या सबको? अच्छा, अब बताओ, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास ओवरऑल आपको पता है कितने? 5 ही होते हैं बच्चों। एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 5th ग्रुप का एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन को अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है, नाइट्रोजन को अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी बच्चों? 3 की ना। देखो बेटा हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, आपने इसमें एक चीज देखी होगी, जैसे ये ऑक्सीजन है बच्चों, इसमें आप क्या देख रहे हो कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, सॉरी शेयरिंग हुई, तो डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ध्यान देना आप, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया ही नहीं बन गया बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा, इसको है ना आपको क्या बोलना पड़ेगा? इसको आप डबल बॉन्ड बोल सकते हो, लेकिन अगर आप इसको 2 सिंगल बॉन्ड बोलते हो ना, वो गलत है बच्चों। इसको आप क्या बोल सकते हो? डबल बॉन्ड बोल सकते हो, है ना? समझ में आ गया? इसको क्या बोल सकते हो आप? देखो, इसको आप बोल सकते हो ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन अगर आप इसको ऐसा बोलते हो कि, मैं अगर इसको ऐसा बोलूं क्या, कि 3 सिंगल बॉन्ड, गलत है बच्चों ये, इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते। समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों। तो अब मुझे बताओ, अगर जैसे मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, फिर मेरे पास ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और फिर मेरे पास ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है बच्चों।
अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है ना बच्चों, ठीक है। ऑक्सीजन में 4 और फिर 6 हो गए, 2 4 6, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि टोटल बॉन्ड्स, या अपन ये बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर बोल देते हैं इसको, है ना, अपन इसको बॉन्ड ऑर्डर बोल देते हैं। तो 1 2 और 3 बोल सकते हैं बच्चों, 1 2 3। अच्छा, अपन ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर है ना, 2 बॉन्ड पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, बोल सकता हूँ क्या? बोलो, बॉन्ड पेयर बोल सकते हैं क्या? अच्छा, लोन पेयर बताओ, लोन पेयर, लोन पेयर कितने बताओ? फ्लोरीन में टोटल लोन पेयर कितने हैं? 6 है बच्चों, दोनों फ्लोरीन के काउंट करने हैं, फिर कितने हो गए? 4, फिर कितने हो गए? 2 हो गए। ये समझ में आ गया बच्चों? बोलो। तो बहुत सिंपल सिंपल सी बात की अभी तक, तो हमने एकदम ही सिंपल सिंपल से बात की है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, सुनो, तो हमने क्या बोला कि नेचर में ओनली इनर्ट गैसेज है ना, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलती हैं। इसके लिए क्या करेगा कि हर कोई एलिमेंट नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए वो क्या करता है, वो बॉन्ड बनेगा, है ना। अब इस बॉन्ड को बनाने के लिए चाहे तो वो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करे और चाहे वो शेयरिंग करे, है ना, ऐसा कर सकता है ना। क्या लिखा देखो बेटा हमने, in nature only inert gases are found in stable atomic form. It means electronic configuration of inert gases is very stable. Due to this reason all atoms try to achieve, है ना, nearest inert gas configuration, ऐसा लिखा है बच्चों हम लोगों ने, है ना, हमने ऐसा लिखा है, try to achieve nearest inert gas configuration, है ना, and for this there is exchange or शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है बच्चों, वहां पे एक्सचेंज और शेयरिंग हो सकता है। चलो, अब एक चीज बताओ, जैसे मेरे पास ये सोडियम है, ये फ्लोरीन है, मुझे बताओ सोडियम और फ्लोरीन के आसपास की नेट गैस ढूंढो पहले तो आप बताओ बच्चों, सोडियम और फ्लोरीन के आसपास की नेट गैस बताओ। नियोन है ना, है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन सारे जानते हो, 2 8 होता है। सोडियम का क्या होता है? 281। फ्लोरीन का क्या होता है? 27 होता है बच्चों। मुझे बताओ, मुझे अगर सोडियम को नियोन जैसा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो ये Na प्लस में कन्वर्ट हो गया और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8। अच्छा बताओ, अगर फ्लोरीन को, है ना, अगर फ्लोरीन को नियोन जैसा कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको गेन करना पड़ेगा, ये गेन कर सकते हैं बच्चों। तो देखो, ये हो गया F माइनस, ये तो सबको पता होगा। तो अब देखो बेटा, ये भी 2 8 हो गया, ये भी 2 8 हो गया। तो अब ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं बच्चों? कंबाइंड हो सकते हैं, और कंबाइंड होके इन्होंने इस तरह से ये बॉन्ड बना लिया। बना लिया कि नहीं बना लिया? तो बोलो बच्चों, क्या किया इन्होंने? किया तो यही ना कि भाई इनको नियरेस्ट इनर्ट गैस ऐसा बनना था, या तो ये एक्सचेंज कर रहे हैं या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। क्लियर है ना बच्चों? बोलो, ये बात सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? इतना सबको समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अब एक चीज अपन पढ़ते हैं, ऑक्टेट रूल, है ना। ऑक्टेट रूल को अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा, ये किसने दिया था? ये दिया था बाय लेविस एंड कोसेल ने, है ना बच्चों। तो मुझे बताओ, क्या
ये रूल क्या कहता है, ये क्या कहता है, बोलो बच्चों, ये रूल क्या कहता है? बोलो, नाम से पता लग रहा है ना कि इस रूल के अकॉर्डिंग ये कहेंगे कि हर एलिमेंट अपने वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। और 8 इलेक्ट्रॉन क्यों रखना चाहेगा, बताओ बच्चों, क्यों रखना चाहेगा? क्योंकि इनर्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है, और इसके लिए फिर वो क्या करता है, इसके लिए वो क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन। बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तभी होगा ना, या तो शेयरिंग करेगा या एक्सचेंज करेगा, ऐसे करता है ना बच्चों। तो देखो सुनो, ये रूल क्या कहता है, अब देखो बेटा सुनो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, है ना, each atom try to have 8 electrons in valence shell, and for this there is exchange or sharing of electrons resulting in the formation of bond, है ना, ये होगा बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा, एक बात समझने की कोशिश करो, मुझे एक बात बताओ बच्चों, जैसे हमारे पास ये पीरियड नंबर है, ठीक है बच्चों, फिर उसमें नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, ठीक है, फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। एक बात बताओ, मैं बोलता हूं पीरियड है n, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट भी n के बराबर होगा, ऑर्बिटल n स्क्वायर, है ना, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये होंगे आपके ऑर्बिटल्स के बराबर, ठीक है। एक बात हो बच्चों, पीरियड नंबर अगर 1 है बच्चों, तो पीरियड नंबर 1 में सब ऑर्बिट कितने होंगे, बताओ बच्चों, एक ही होगा ना, एक ही सब ऑर्बिट हो सकता है, एक सब ऑर्बिट वैसे कौन हो सकता है, 1s ही हो सकता है ना बच्चों, 1s ही हो सकता है ना। अब बताओ, इसमें ऑर्बिटल भी एक ही होगा, तो एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, एक बॉन्ड के मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हुए ना, ये तो सबको पता है ना बच्चों, ये तो पता है ना, देखो बोलो, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, देखो टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 4 6। अच्छा अभी कहा दो बच्चों, अगर मैं बोलूं पीरियड सेकंड है, तो पीरियड सेकंड में कितने सब ऑर्बिट हो जाएंगे, तो हो जाएंगे, कौन कौन से, 2s और 2p हो जाएंगे ना बच्चों। तो अब मुझे बताओ सेकंड पीरियड जो है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 4 हो गए, 4 ऑर्बिटल से कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 4 ऑर्बिटल से 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं, और 4 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, हो गए क्या, बोलो, अरे बोलो, हाँ बताओ बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की बात करूं, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के पास मुझे बताओ 3 आ सकते हैं ना, 3s 3p 3d हो सकता है बच्चों। आप मुझे बताओ टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए बच्चों, थर्ड पीरियड वालों के पास एमटीडी होता है ना, तो 9 हो गई। अब बच्चों आप मुझे बताओ कि 9 बनते 18 हो गए ना, सोचो अगर आप 9 बॉन्ड भी बना लेते हो, 9 क्या 4 से ज्यादा बनाते, ऑक्टेट से ज्यादा हो गए ना, ऑक्टेट के लिए तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाने चाहिए बच्चों, बताओ बताओ, 4 ही बनाने चाहिए ना। अब आप सोचो कि जब थर्ड पीरियड वाले की कैपेसिटी 9 बॉन्ड बनाने की है, तो फोर्थ वाले की तो और ज्यादा होगी ना, अरे ज्यादा होगी ना, फिफ्थ सिक्स सेवन। तो ईमानदारी से बताओ कि क्या ऑक्टेट रूल ज्यादा
आपका सुपर डुपर हिट है या फ्लॉप है, बताओ। तगड़ा वाला फ्लॉप है, तगड़ा वाला फ्लॉप है। एक सिर्फ ले दे के सेकंड पीरियड में लग रहा है, बाकी तो ये एकदम ही भयंकर वाला फ्लॉप है, ये कुछ नहीं है इसके अंदर, समझ आ गया। मतलब सेकंड पीरियड एलिमेंट ठीक ठाक इसको फॉलो कर लेते हैं, बाकी तो मुश्किल है भैया। जिनके पास एमटीडी ऑर्बिटल है ना, वो तो नहीं करेंगे, और फर्स्ट पीरियड वाले तो वैसे ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि दो ही है बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, हमारे पास जो ऑक्टेट रूल है ना, उसमें ना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके एक्सेप्शंस है ना बच्चों। तो देखो बेटा सुनो, अपन बात करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, है ना। अपन बात कर रहे हैं बच्चों एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है बच्चों। इसमें अपन सबसे पहले लेते हैं बच्चों, देखो सुनो, हाइपोवैलेंट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है बच्चों। हाइपोवैलेंट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। देखो नाम से कुछ समझ में आ गया होगा, आ गया बच्चों। क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सेंट्रल एटम है ना, उस पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो बच्चों। तो समझ में आ रहा है, अपन कह सकते हैं बच्चों कि देखिए कंपाउंड्स in which central atom has less than 8 electrons, बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो। अब देखो बेटा, अपन एग्जांपल लेते हैं, आपको चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने बेरिलियम की कंपाउंड लिए BeH2 और BeCl2। एक बात बताओ बच्चों, यहां बेरिलियम ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं बच्चों, बताओ। दो ही तो बॉन्ड बना रखे हैं, दो बॉन्ड बना रखे हैं। अब मुझे बताओ, जब दो बॉन्ड बना रखे हैं तो दो बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 ही तो है ना। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों इसका, नहीं है ना। इसलिए से देखो बच्चों, जैसे मैंने लिया PF3 PCl3, है ना बच्चों। आप मुझे बताओ बोरोन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3। हमने क्या बोला कि हर एक बॉन्ड की बात अगर अपन करें तो अपन कह सकते हैं बच्चों कितने, हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गई। इस तरह से देखो बच्चों, जैसे मेरे पास AlCl3 GaCl3, आप ध्यान दीजिए बच्चों, AlCl3 है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए, हुए बच्चों। ये बात आपको समझ में आई, बोलो बच्चों। ऑक्टेट डेफिशिएंट समझ में आया। अब मुझे बताओ, एक बताओ कि ये AlF3 है, क्या ये ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड है क्या, क्या ये ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड है क्या बच्चों, क्यों नहीं है। हाँ देखो बेटा, एक बात ध्यान देना, ये ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड है। अब आप है ना, कोई इसको ऐसा मत बना देना, कोई इसको ऐसे बना के बोल देगा कि साहब देखो ये नहीं होता बच्चों। ये एक कैसा कंपाउंड है, ये एक बच्चों आयनिक कंपाउंड है। और अगर ये आयनिक कंपाउंड है ना, तो बच्चों इसमें ना इस तरह के आयन मिलेंगे Al+3 और F-। आप मुझे बताओ Al+3 आयन में ये वाली कंडीशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी क्या, 2 8।
और फ्लोरीन में भी आ जाएगी 2,8। क्यों? फिर देखो बच्चों, एल्यूमिनियम का क्या होता है 2,8,3 आ गया ना। तो अगर कोई कंपाउंड आयनिक है ना तो आयंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। अब जैसे सपोज मान लो आप में से किसी बच्चे ने, जैसे ये NaCl है, अब ऐसे बॉन्ड बना के आपने बोल दिया कि भैया इसमें तो एक ही बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, गलत है भैया ये, ऐसे मत कर देना। समझ में आ गया? आपको NaCl को कैसे बताना पड़ेगा बच्चों? NaCl को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे बताओगे आप? कैसे लिखना पड़ेगा? देखो बच्चों, Na+ और Cl-। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो जब भी आयनिक कंपाउंड हो ना तो उसके ऑक्टेट को कैसे डिसाइड करोगे बच्चों? उसके कॉन्फ़िगरेशन से, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों, देखो सुनो, इन केस ऑफ ionic compound, octet is decided by electronic configuration of ions। ठीक है ना बच्चों? इन केस ऑफ ionic compound, यार एप सवाल सब पता लगेगा, घबरा मत, सब बताएंगे आपको, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये तो हो गया हाइपोवेलेंट। अब अपन आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। हाइपोवेलेंट हो गया, अब अपन लेते हैं बच्चों हाइपरवेलेंट और एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, हाइपरवेलेंट और एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? मतलब समझ में आ रहा है कि ज्यादा हो गए, है ना। अपन कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, वो क्या होंगे मतलब मोर देन 8 हो जाएंगे बच्चों। बोलो बेटा, बोलो, क्या बात सही है? बोलो। अब एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताना कि जैसे मैं कहता हूं कि all compounds of inert gases are always hypervalent। क्या ये बात सही है? all compounds of inert gases are always hypervalent। देखो बेटा एक बात बताओ, इनर्ट गैसेस के वैलेंस ऑर्बिट में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है? हीलियम को छोड़ दे तो पहले से 8 इलेक्ट्रॉन तो है ना। अब बताओ, जैसे उसने बॉन्ड बनाया तो जिसके साथ बॉन्ड बनाया उससे भी तो उसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे ना। अरे लिए होंगे बच्चों। सपोज उसने 2 बॉन्ड और बनाए तो एक्स्ट्रा में 2 इलेक्ट्रॉन और लिए होंगे ना। और जैसे उसने एक्स्ट्रा में 2 इलेक्ट्रॉन लिए, बोलो 8 से कितने हो गए? 10 हो गए ना। तो इनर्ट गैस का कोई भी आ जाए कंपाउंड, जैसे देखो बच्चों, XCF2, XCF4, XCF6, है ना बच्चों? समझ पा रहे मेरी बात? फिर देखिए XCO3, XCO2F2, है ना, XCOF4, ये सारे के सारे कंपाउंड्स बोलो बच्चों क्या है भाई? जैसे आप कोई भी ले सकते हो, जैसे सपोज मैं कहता हूँ ये जिनोन है। अब देखो बेटा, जिनोन के वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन। अब बताओ, इसने 2 फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लिए होंगे ना, तो ऑक्टेट का तो एक्सपांशन सीधा ही दिख रहा है, हो गया ना। अब देखो बेटा सुनो, अपन ऐसा कह सकते हैं, इफ एनी हेलोजन forms more than one bond, in neutral state, है ना, then it will
always represent expansion of octet. एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट। एक बताओ, हेलोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? बताओ, हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 होते हैं, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ एक चाहिए। तो एक बॉन्ड तक तो चलेगा, चलेगा ना बच्चों? जैसे देखो सुनो, ये CLF है, अभी तो बेटा इसने एक ही बॉन्ड बनाया है, एक ही बनाया ना, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, CLF तो ठीक है ना। बोलो, अपन कह सकते हैं बच्चों कि ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, कर रहा है ना। लेकिन मुझे बताओ, जैसे ही मैंने बोला CLF3, क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है? अरे कर रहा है क्या बच्चों? नहीं कर सकता ना। CLF3 बॉन्ड कितने बना लिए इसने? 3। तो देखो 7 खुद के इलेक्ट्रॉन, 3 और आगे 10 हो गए ना। बोलो बच्चों, इस क्लोरीन पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या ये बात समझ में आई पीयूष चौधरी? ये बात समझ में आई तेरे को पीयूष चौधरी? हाँ भैया। अब देखो, अगर मैं जैसे ये बोलो PRF5, बोलो बच्चों, तो कितने हो गए? देखो बच्चों, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। सपोज जैसे मेरे पास है HClO4 है बच्चों, तो HClO4 में देखिए क्लोरीन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं बच्चों? बताओ, क्लोरीन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? काउंट करके बताओ। बोलो बच्चों, कितने हो गए टोटल? 7 हो गए ना? 7 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 14 हो गए ना? 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब तो ऑक्टेट का अच्छा भला एक्सपांशन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना बच्चों? क्या ये बात सबको समझ में आई? आई क्या? अच्छा, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे को बताओ कि BrF2+, क्या ये एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट है क्या? क्या ये एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट है? BrF2 है क्या बच्चों? नहीं है। देखो बेटा सुनो, देखो ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ब्रोमीन पे कैसा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव है। वैसे तो हेलोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं ना। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अब कितने रह गए? 6 ही रह गए ना। बेटा पॉजिटिव आ गया है ना, और 2 फ्लोरीन से जुड़े अपन, है ना बच्चों? तो देखो बेटा, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? अब कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 8 ही हो रहे हैं ना। तो ये एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट नहीं है। समझ में आ गया? इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, न्यूट्रल स्टेट लिखा था। समझ में आ रही है बात? बोलो बच्चों, क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी? बोलो। अब बताओ, क्या अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि BrF4- है ना, क्या ये एक्सपांशन है क्या? क्या ये एक्सपांशन है? ये तो एकदम धूम धड़ाके के साथ है बच्चों। आपने नेगेटिव तो पहले ही लगा दिया, ब्रोमीन के खुद के साथ एक नेगेटिव वाला 8 और 4 हाथ के फ्लोरीन और दिख रहे हैं, तो एकदम अच्छे से ये तो क्या है? बोलो बच्चों, एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट है बच्चों, है ना? देखो ब्रोमीन के पास टोटल होते हैं बच्चों 7, नेगेटिव का एक एक्स्ट्रा आ गया, आ गया बच्चों। अब आप चेक कर लो, देख लो, ठीक है ना? तो मेरी बात आप समझ पा रहे मैंने क्या बोला था जो? बोलो बेटा। अब मुझे बताओ बच्चों, जैसे मैं ऐसा कह सकता हूं कि इफ एनी एलिमेंट ऑफ चैल्कोजेन फैमिली, चैल्कोजेन फैमिली के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? बताओ।
चेल्कोजिन फैमिली के वैलेंस शेल में 6 होते हैं, तो इसको मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2। अब मुझे बताओ, अगर 2 से ज्यादा बना लिए तो 2 से ज्यादा बना लिए तो न्यूट्रल स्टेट में एक्सपांड हो जाएगा ना? हो जाएगा ना बच्चों? तो अपन बोलो क्या लिखेंगे? इफ एनी एलिमेंट ऑफ चेल्कोजिन फैमिली, है ना, फॉर्म्स मोर देन 2 bonds in neutral state, then it will always represent expansion of octet। बोलो सही बात है? कैसे बताओ? मुझे बताओ बच्चों, SF2, SF4, SF6, H2SO4, H2SE4, मुझे बताओ इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसने ऑक्टेट का एक्सपांशन नहीं दिखाया? बताओ बच्चों, है ना? देखो सिर्फ और सिर्फ SF2 ने नहीं दिखाया बच्चों, है ना? SF2 में तो ऑक्टेट फॉलो हो रहा है ना? ये देखिए यहाँ अपन क्या बोलने के, इन सब के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? इन सब के अंदर क्या हो रहा है? इनके अंदर हो रहा है बच्चों एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट, है ना? इसमें अपन क्या कह सकते हैं? नो एक्सपांशन। तो बच्चों बताओ ये बताओ बच्चों, निकोजन जो फैमिली होती है, निकोजन समझते हैं? निकोजन बोलो बच्चों। तो निकोजन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली है, तो उनके वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो बच्चों, 5 होते हैं। तो कितने बॉन्ड बने तब तक तो ऑक्टेट का एक्सपांशन होगा? 3। और 3 से ज्यादा बनाते 3 ज्यादा ऑक्टेट का एक्सपांशन हो जाएगा ना? हो जाएगा बच्चों। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखिए, इफ any element of Nicosan family forms more than 3 bonds in neutral state, then it will always expansion of octet। सही बात है बच्चों। जैसे मैंने लिखा बच्चों, देखो PCl5, है ना, PCl6 माइनस, है ना, PCl4 माइनस, POCl3, H3PO4। ठीक है बच्चों? तो मुझे बताओ इतने कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है? ये जो लिखे मैं, बताओ बच्चों। कौन सा कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ PCl4, सिंगल PCl4 कर रहा है ना? सिर्फ और सिर्फ PCl4 कर रहा है, क्योंकि देखो बच्चों PCl5 में तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑलरेडी आपको 5 बॉन्ड दिख रहे हैं, 5 बॉन्ड के 10 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत ही नहीं है। PCl6 में भी आपको दिख रहा है बच्चों कि अच्छा भला इसने 6 बॉन्ड बना दिए, 6 बॉन्ड के 12 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। अब देखो बेटा, PCl4 प्लस, वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक प्लस आ गया तो प्लस के कारण ये घटा दो, इसका मतलब 4 क्लोरीन जुड़ी, 4 क्लोरीन जुड़ी, तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी के अंदर है। POCl3 मतलब ही नहीं है। देखो बेटा सुनो, ध्यान दो, कितने बॉन्ड हो गए? 5, 10 इलेक्ट्रॉन। फिर देखो बच्चों सुनो, 5 बॉन्ड 10 इलेक्ट्रॉन,
तो क्या मेरी बात आपको समझ में आई? किस फैमिली के अकॉर्डिंग अपन कैसे कर सकते हैं, है ना? अब देखो बेटा सुनो, अब अपन एक बात और करते हैं। ये तो हो गए हमारे हाइपरवेलेंट। हाइपरवेलेंट के बाद अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट मैं बात करता हूं। देखिए, ओड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज, है ना? जिनके अंदर ये बच्चों ओड इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस रूल के एक्सेप्शन होते ही होते हैं। ओड इलेक्ट्रॉन समझ रहे बच्चों? जैसे देखो बेटा सुनो, ये NO है ना, इस NO को लेटर ऑन अपन आगे समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर में ऐसा क्या लफड़ा है। एक बात बताओ बच्चों, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, 15 हो गए ना। 15 कैसे नंबर है बच्चों, बताओ? 15 कैसे नंबर है? ओड नंबर है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दो, देखो बेटा, जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में ये हो गए इस तरह से, ध्यान दीजिए। अब देखो बेटा सुनो, ऑक्सीजन को तो चलो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ऑक्सीजन के सर्कल में तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन बेटा जब आप नाइट्रोजन को देखेंगे ना, तो नाइट्रोजन के सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, बताओ बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन ही दिख रहे हैं, नहीं है ना? नहीं है ना बच्चों? तो ये मॉलिक्यूल कैसे स्टेबल है, आगे अपन पढ़ेंगे ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, बताऊंगा मैं आपको। NO के बाद देखो बच्चों सुनो, NO2, तो देखो बेटा 7 + 16 है ना, 23, ClO2 17 + 16 है ना, 33, CH3 फ्री रेडिकल है ना। तो अब आप अगर इनको देखेंगे ना, तो ये कितने हो रहे हैं? 9 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, कार्बन के 6 और। तो ओड इलेक्ट्रॉन वाला कोई सा भी आ जाए, वो इसी के होंगे, एक्सेप्शन होंगे ही होंगे, ठीक है ना। अब ये कैसे क्या है, अपन आगे जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना हाइब्रिडाइजेशन में, तब बेटर समझ आएगा बच्चों। फिर अपन चलते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखो मेजॉरिटी ऑफ डी ब्लॉक आयंस, है ना। डी ब्लॉक के बच्चों जो ज्यादातर आयंस है ना, वो इनका एक्सेप्शन होंगी होंगी। ऐसा क्यों होगा बच्चों, बताओ? बताओ, डी ब्लॉक वाले एक्सेप्शन होंगे होंगे, ऐसा क्यों, बताओ बच्चों? डी में आप सोचिए, डी में इलेक्ट्रॉन कब भरते हैं बच्चों, जब क्या भर चुका हो, बताओ बच्चों? डी में इलेक्ट्रॉन अपन कब भरते हैं, जब एस और पी में भर चुके हो। एस और पी में भर चुके हो। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों? एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। पी में कितने आते हैं? टोटल कितने हो गए? 8 तो हो गए ना। एस और पी भरती 8 हो गए। मतलब जैसे डी में आप गए, तो ऑक्टेट का तो सीधा सीधा दिख रही है ना, बैंड बज गई ना। बोलो बच्चों, बैंड बज गई ना। तो देखो, जैसे आप मान लो मैं एफी की बात करता हूं, तो अब देखो बच्चों, एफी का कॉन्फ़िगरेशन ये आता है बच्चों, 3s2 3p6 3d6 4s2, ठीक है। अब जैसे ही ये Fe+2 बना बच्चों, Fe+2 बनता ही देखो बच्चों 3s2 3p6 3d6 बना। और मान लो आपने इसको Fe+3 बनाया, तो 3s2 3p6 3d5 दिख रहा है आपको? बोलो बच्चों। तो एक बात बताओ, Fe+2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, चेक करो आप, बताओ? Fe+2 के पास बच्चों आउटर मोस्ट में 14 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। काउंट कर लो, 6 6 और 2, और ये कितने हो गए बच्चों? 13 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? आई बात समझ में बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं, जैसे मेरे पास ये Zn+2 आयन है, तो Zn+2 आयन का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है बच्चों, 3s2 3p6 3d10, है ना बच्चों। और 4s0 लिख दो ताकि आपको ये पता रहे, 4s0। तो मुझे बताओ, अब इसका वैलेंस ऑर्बिट 4s थोड़ी बोला जाएगा,
बोलो बच्चों, अब इसका वैलेंस ऑर्बिट 4s बोला जाएगा क्या? नहीं बोला जाएगा ना। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? बोलो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। हो गई। ठीक है बताओ बच्चों, डी ब्लॉक आयंस में इलेक्ट्रॉन की रेंज कहां से कहां रहेगी? सोच के बताइए। डी ब्लॉक आयंस में रेंज कहां से कहां रहेगी? 9 टू 18। वेरी गुड। 9 टू 18 समझ में आया बच्चों? कम से कम डी में एक भरोगे ना, कम से कम डी में एक भरोगे, उससे पहले एस और पी भर के आ चुके हो आप, है ना? तो बोलो बच्चों, इनमें कम से कम कहां रहेगा बच्चों? 9 टू 18 इलेक्ट्रॉन। सही बात है क्या? ये बात सबको समझ में आई बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, देखिए एक होता है बच्चों, देखो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा होता है? NH2 NP6, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ भैया देखो, इनर्ट गैस में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर देखिए बच्चों, सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं? बताओ बच्चों, सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं? देखिए बेटा, इसमें ये होगा NH2 NP6 ND10। कितने हो गए? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, अगर मैं इसके एग्जांपल लिखूं, देखिए कॉपर +1, Ag+1, Au+1, Zn+2, Cd+2, Hg+2। अच्छा मैंने बेटा ये क्यों लिए? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? याद है क्या? कॉपर AgAu में D10 आ जाता है, आ जाता है ना बच्चों? अरे पता है क्या? बोलो, कॉपर AgAu में D10 आ जाता है। फिर देखिए, फिर देखो बच्चों, अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो ना, तो इनको है ना रटने की जरूरत नहीं है इन एग्जांपल्स को, ये कंटिन्यूटी मार रहे हैं। आप देखो बेटा सुनो, जैसे कॉपर, आपके कॉपर के बाद कौन आया? जिंक, फिर गैलियम, फिर जर्मेनियम, ये है ना बच्चों? फिर देखो, बोलो बच्चों, यही है? ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो